जय हिंद दोस्तों, मैं आरआरबी टेक्नीशियन आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल मैथ ब्लास्टर्स पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग आर्मी की तैयारी अच्छे से करते ही होंगे और इसमें आप जानते हैं कि रेस भी निकालना जितना टफ है उतना आपको इसमें पेपर भी निकालने भी बहुत टफ रहेगा। क्यों? देखो, पेपर सरल रहता है लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत कम रहती है। तो इसलिए आप अगर मेहनत कितने सालों से आपने की, जब आपकी रेस निकली है तो उसी प्रकार आपको रिटन में भी अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा और सबसे बेहतर जब करोगे तब आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो आप लोगों को ये हर टॉपिक वाइज प्रश्न जो आपने कहा था वो कराया, तो आप लोगों को सही लगा। तो आज हम आगे देखेंगे। तो एक छात्र पंजाब से, उसने भी टीए का निकाला है और उसके 2-3 प्रश्न भेजे हैं कि सर ये भी आप करा देना। तो वो देखो प्रश्न पहला प्रश्न था कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि इन संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम, ठीक। तो लासा 120 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक। ये आपका प्रश्न है जो छात्र ने भेजा है। तो इसको देखो कैसे करना है, समझना है, बहुत आसान तरीके से और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप ना भी भेजते तो भी मैं कराता, लेकिन आपने भेजा है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आपको जुनून है कि हाँ वर्दी मुझे पानी है। तो मेहनत कर रहे हो तो मेहनत रंग लाएगी जरूर, मेहनत करते रहो। अब दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिए है 3:4, ठीक। दो संख्याएं 3:4 जिनका लासा जो दिए है वो आपका क्या दिए है, उनका लासा जो है वो 120 है। कितना है? वो 120 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा प्रश्न है तो आप कैसे करेंगे, समझना है बात को। तो जब आपको यहाँ अनुपात में संख्या दिए है और यहाँ पर आपको एलसीएम दिए है 120, तो पहली संख्या मान लो ये दिए और दूसरी संख्या मान लो 4 दिए है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लिया कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है। और अनुपात में जो संख्या होती है वो रियल मान उसका नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, मैंने कहा 3 और 4 का अगर हम लासा देखें तो क्या आएगा। तो 3 और 4 का लासा क्या आएगा? तो लासा मैंने कल ही बताया था कि लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही हम लासा कहते हैं, ठीक। तो हमने कहा 3 और 4 है, तो 3 और 4 का लासा देखें तो 3 चौको 12, तो लासा कितना आएगा? 12। बोलो, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो 12 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 12 दहम का 120। मतलब कि जो एक रेशियो है वो 10 के बराबर है।
तो इसका मतलब 3 कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10 चौको 40 हो जाएगा। हमसे प्रश्न पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो 30 और 40 में कौन बड़ा होता है, तो आप कहोगे 40 होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। ठीक, आशा है समझ में आया होगा और आएगा। ठीक, नोट कर लो इसे। नोट कर लिया। ठीक, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। कल मैंने 5 कराया था, ये नंबर 6 डाल लेना, और फिर उसके बाद तो आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, उसने कहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा या खाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज, वही कौन सा, समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये है। तो यहां से एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आपका मेंसुरेशन से प्रश्न आ रहा है तो उसमें आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो बहुत आसान प्रश्न है, और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भी तुमने 3 प्रश्न दिए, तीनों अच्छे प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना कि इसमें मेंसुरेशन में आपको डायरेक्ट फार्मूला या तो पूछेगा और फार्मूले से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक भुजा कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा की जगह से नकलटीव कर लेना है, भुजा की जगह क्या कर देना है, 6 लिख देना है। भुजा स्क्वायर मतलब पावर 2। अब यहाँ पर √3/4 इंटू 6 कितना होता है, तो आप कहोगे 6 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर। तो 4 एकम 4, 4 9 36। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो कई बार कई लोगों को ये चीज तो पता होती है, लेकिन यहां से गलती कर देते हैं। तो यूनिट पर भी ध्यान देना कि जो आपका क्षेत्रफल होता है तो वो वर्ग में आता है, और कई पहला ही आपको वहां पर ऐसे दे देगा कि 9√3 सेंटीमीटर, फिर 9√3 मीटर, फिर 9√3 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, और 9√3 वर्ग मीटर। तो जल्दबाजी में हम पहला ही लगा देते हैं और सोचते हैं सही हो गया, लेकिन यूनिट जरूर ध्यान देना कि अगर यहाँ पर अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वो वर्ग सेंटीमीटर होगा, ना कि सिर्फ सेंटीमीटर होगा। तो इसमें भी छात्रों का प्रश्न गलत हो जाता है, तो यूनिट पर भी ध्यान देकर जाना। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आ जाएगा ना। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक प्रश्न है, एक आयताकार
पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर इसके चारों ओर इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींचा गया है। यदि प्रति वर्ग यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा हो तो कुल खर्चा ज्ञात करो। ऐसा ही प्रश्न कुछ था। तो ऐसा प्रश्न भी आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ लो। यहाँ पर आप कैसे करेंगे समझना बात को। मैंने कहा है कि एक आयताकार पार्क है, तो एक मैंने आयत बना लिया। आयत क्या होता है? तो आयत का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको हम आयत बोलते हैं। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो उसने कहा इसकी जो लंबाई दिए है वो आपका 20 दिए तो ये भी 20 हो जाएगा, चौड़ाई 15 दिए तो ये भी 15 हो जाएगा। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींचा गया है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता मतलब ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींचा गया मतलब चारों ओर 2 ही मीटर चौड़ा रास्ता खींचा गया है। तो इसका मतलब जब 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींचा गया तो ये भी अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये 2 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 अगर इधर से खींचा गया तो 2 इधर से खींचा गया, 2 इधर से खींचा गया, 2 इधर से खींचा गया, यही है ना। तो अगर 2-2 खींचा गया तो 2 लंबाई इधर हुआ तो 2 इधर हुआ तो 4 मीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो 20 और 4 कितना होता है? 24। अब 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 19। तो इसका मतलब अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी और अब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 19 मीटर हो जाएगी। बोलो। लेकिन उसने कहा कि यदि उसका प्रति खर्च जो है वो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर में आ रहा है तो उसका कुल खर्चा कितना आएगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 10 का गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, ठीक। तो बाहर का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई बाहर का कितना दिए है भैया? तो इसका मतलब कि तो बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब कि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। अगर मैं इसमें रुपया से गुणा कर दूं तो हमारा कुल खर्च निकल आएगा, कुल खर्च निकल आएगा, समझ लो। फिर उसके बाद डायरेक्टिव भी आपको मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 24 इंटू 19 माइनस यहाँ पर आपका 20 इंटू 15
इंटू 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 चौक 76 और 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 45। फिर 15 दूना 30 इंटू 10। तो 456 में 300 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ अगर हम देखें तो 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 5 4 9। ठीक, 19 चौक 76, 19 दूना 38, 38 और 7 8 7 15 सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मिनट, 456 में 300 तो इसका मतलब 156, और इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1560। क्या आ जाएगा, 1560। इसका जो सही जवाब होगा वो 1560 होगा। नोट कर लो। फिर उसके बाद एक दूसरा डायरेक्ट फार्मूला पर बताता हूँ, वो भी आपको कर लेना है। तो अब इसको तुम डायरेक्ट कैसे करोगे, तो ये इसमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखना कि जब रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। यक्स का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर देखो, आयत की लंबाई आपको कितनी दी है, 20, चौड़ाई आपको कितना दी है, 15, रास्ते की चौड़ाई कितने दिए है, 2, मतलब x रास्ते की चौड़ाई। अब यहाँ पर हमसे प्रति वर्ग में 10 दिए तो 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार 2 इंटू यक्स, यक्स की जगह कितना रखेंगे, 2, लंबाई की जगह 20, चौड़ाई की जगह 15 और 2 यक्स, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, तो ये 2 दूना 4, तो 20 और अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, और 35 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 39। देखो 15 20 35, 2 दूनी 4, 35 4 कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर 4 9 या 36 हो जाएगा, 4 3 12 3 15, ये 1560 क्या आया, प्रति वर्ग आया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अगर निकल आया तो कुल खर्चा, ये आपका क्या निकल आया, क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर कुल खर्चा पूछा है, कुल खर्चा, तो इसका मतलब 1560 है, 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया, तो 1560 वर्ग मीटर पे 1560 रुपया प्रति वर्ग मीटर। आप कह सकते हो प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर हो गया आपका उत्तर। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो ये भी। मैंने क्या किया, जब रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला 2xl प्लस बी प्लस 2x होता है, जब अंदर की ओर हो तो सेम यही रहता है, प्लस की जगह सिर्फ -2x हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अंदर की ओर हो जब होगा तो वो पैटर्न करा दिया जाएगा। अब इन पैटर्नों को नोट जरूर कर लेना, ठीक। और ऐसे ही देखो, डिजिट बदल सकती है लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम हटाते हैं। अब देखो 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि एक है राम तथा मोहन
के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है यदि दोनों के आयु का योग 81 वर्ष हो तो राम तथा मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे करोगे? तो मैंने कहा राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। और इन दोनों का जो योग दिए है वो कितना दिए? तो आपने कहा 81। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अनुपात क्या रियल मान होता है? अभी मैंने बताया कि अनुपात रियल मान नहीं होता है। तो मैंने कहा मान लो राम 4 साल का है और मोहन 5 साल का है, तो 4 और 5 का योग करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 बराबर कितना? 81। तो हमने कहा 9 एकम 9, 9 9 या 81, मतलब 1 बराबर 9। 1:9 वर्ष के बराबर आ गया। तो 1 बराबर 9 आया तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 पन्ना 45। तो राम और मोहन के आयु जो वर्तमान है वो 36 वर्ष और 45 वर्ष होगी। होगी कि नहीं होगी? नोट कर लो इसको। देखो राम और मोहन 4:5 है, इनके आयु का योग 81 है। अनुपात रियल मान नहीं होता है, तो 5 4 9। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9 9 या 81, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक, नोट करते चलना। 4, फिर उसके बाद 5 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं कैसे करना है। तो 5 नंबर प्रश्न हम प्रश्न है यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 का HCF मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF आपको ज्ञात करना है। मैं आपको इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ, कैसे देगा आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन। ये आपको दिए है। देखो ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब मासा और लासा में आपको याद रखना है जब पावर वाला आ जाए, तो जब आपको पावर वाले में लासा और मासा आपको दे दे तो हमेशा याद रखना कि लासा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो वो आपका मासा मतलब HCF होता है। और लासा क्या होता है समझना है। लासा मैंने आपको बताया था कि LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF की जगह कहीं कहीं पर GCF आपको शब्द दे देगा, तो उसका मतलब भी होता है महत्तम समापवर्तक ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। अब अगर पावर में है तो आप कैसे इसको करेंगे? तो हमेशा याद रखना कि जब पावर में LCM में ले तो हमेशा याद रखना कि दोनों में जो कॉमन हो और जिसकी बड़ी पावर हो, क्या हो? जिसकी बड़ी पावर हो। नहीं समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर 5 की पावर 2 और तथा 5 की पावर 3 ये आपको दिए।
तो इसमें अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसमें मैंने कहा कि जिसकी पावर बड़ी हो, मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 में किसकी पावर आप कहोगे बड़ी है, तो 5 की पावर 3 बड़ी है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। और यही अगर एचसीएफ बोल देता तो जिसकी पावर छोटी हो, जिसकी पावर छोटी और दोनों में कॉमन हो, ऐसा नहीं है कि एक में है एक में नहीं है, दोनों में हो। जैसे मैंने कहा 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 7, इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 की पावर 5 होगा। जैसे इस पे देखते हैं, मैंने कहा 2 की पावर 3, यहाँ पर देखो कहीं 2 की पावर 3, कहीं 2 मिला? नहीं मिला। तो जो नहीं होता है उसको हम एचसीएफ में नहीं लेते हैं, लेकिन एलसीएम में ले लेते हैं। लेकिन हमसे एचसीएफ पूछा है तो उसमें 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 कॉमन फैक्टर मिल गया। बोलो अब इसमें क्या होगा? तो 3 की पावर 3, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 एचसीएफ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक, नोट कर लो इसे। तो इसका जवाब 3 की पावर 3 होगा। हटा दूं? अब आ जाओ 5 के बाद 6 नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो मैंने कहा मेंसुरेशन है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण देकर अगर तुमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना, भुजा स्क्वायर बटे 2 होता है, भुजा स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर भुजा कितना दिए हैं? 10√2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 100 और √2 इंटू √2 2 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 10√2 का मतलब क्या है? 10√2 इंटू 10√2। अब देखो ये 10 और 10 एक तरफ कर लिया, √2 एक तरफ, तो 10 100 और √2 क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक, तो फार्मूला आपको आना चाहिए, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। नोट हो गया? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 नंबर में हम देखते हैं एक प्रश्न दिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली
रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? ये आपसे प्रश्न दिए हैं, तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे? तो अगर देखो इम्पोर्टेंट है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना। अगर टीए का एग्जाम सीरियसली दे रहे हैं तो रामबाण समझो आपकी क्लास चल रही है, इसमें आप धोखा नहीं खाओगे, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना काम करना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरे को शेयर जरूर करते हैं, ताकि थोड़ा व्यूअर्स बढ़ते हैं ना, तो हमारा भी मन अच्छा लगेगा कि ठीक है, जॉब भी कर रहा हूँ, नाइट ड्यूटी भी लगी है, ड्यूटी में भी जाऊंगा, और हमारा क्या, हम तो सरकारी नौकरी कर ही रहे हैं, और आप भी सरकारी नौकरी में आए और बढ़िया नाम घर वालों का रोशन करें। बहुत आनंद आता है सरकारी नौकरी मिलने के बाद, आराम से फ्री माइंड रहोगे, बढ़िया सैलरी आएगी, हर मंथ के अंत में तुमको मिलेगी, खुश। जो घर में किसी ने कहा कि ये जरूरत है, आप उसकी जरूरत को भी पूरा कर पाओगे, तो वो बहुत आनंद रहेगा। तो इसीलिए वीडियो जरूर अंत तक देखें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो देखो, अगर मैं समय निकाल के आपका सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। ठीक, लाइक और व्यूअर्स बढ़ा के। ठीक, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो मेहनत करा लूंगा जरूर, और तुमने अगर सोचा है वर्दी के लिए तो मैं इस साल वर्दी पहनवा दूंगा जरूर। ठीक, तो इस बार वर्दी आपके तन पर होगी, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करें। देखो, तो यहाँ पर ये है, तो अगर बड़ी छड़ की लंबाई अगर ऐसे पूछे, तो बड़ी छड़ की लंबाई, तो हमेशा याद रखना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट ये होता है। तो लंबाई आपको कितना दिए है, तो नकल टिप कर लो, 21 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और 16 स्क्वायर अंडर रूट। 21 441, 144 और 16 16 256। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें, इन सबको जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 1 11, फिर उसके बाद 6 4 10, 10 4 14, फिर उसके बाद 3 4 4 4 8, 841। अब ये 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे यहाँ एक है तो एक का एक ही रहेगा, तो यहाँ से अगर वर्ग, तो एक या तो एक का होता है या तो 9 या 81 होता है, तो इसको हटाएंगे तो बचेगा 8। 8 किसका वर्गमूल होता है, किसके वर्ग के करीब होता है, तो आप कहोगे 3 2 2 के करीब होता है, तो इसका मतलब ये आपका किसका हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो छड़ की लंबाई कम से कम जो आएगा, तो वो 29 मीटर हमारा सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब 29। तो ये 29 का स्क्वायर रूट लिखा है, हो गया उत्तर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नोट कर लो इसे भी। हो गया। अब देखो 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो एक प्रश्न दिए है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। ये है। तो कैसे करोगे? तो देखो, कोई धन है 5 साल में कितना गुना हो गया? 5। तो कितने साल में वो 125 गुना हो जाएगा? तो एक चीज याद रखना कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो हमेशा याद रखना जो पहला गुना होगा और जो दूसरा होगा वो उसके हमेशा पावर गुना बनती है, उसका बेस वही रहता है। जैसे 5 है तो इसका 5 ही रहेगा। और 125 को क्या लिख सकते हो कि 55 25 पंचे 125, 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3। तो इसका मतलब कि 3 साल में 5 गुना, तो कितने साल में आपका 125 गुना। तो मतलब बेस यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। देखो बेस बराबर हो गया, तो बस गुणा कर दो पावर से। टी का गुणा 1 में करोगे तो टी 1 कम टी, और 3 का गुणा 3 से करोगे 3 त्रिक का 9। तो इसका मतलब कितने वर्ष लगेंगे? 9 वर्ष लगेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा कि 3 साल में 5 गुना, तो कितने साल में 125 गुना हो जाएगा। तो मैंने कहा जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में गुना गुनी आए तो जो पहला गुना होता है वो उसका बेस बनेगा। 5 गुना है तो 125, 5 का कितना गुना होता है? तो आप कहोगे 5 की पावर 3, तो 3 तक का 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। हो गया। आगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि जैसे प्रश्न आपसे पूछ देगा कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा प्रश्न। तो कभी भी अगर आए कि वर्ग अगर है भुजा है तो हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार वृद्धि होती है, ये याद रखना। जैसे 10% की वृद्धि मतलब हमारा परसेंट कितना होता है? 100। तो अगर 100 में 10% की वृद्धि कर दोगे तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 110 हो जाएगा। 110% है मतलब 110/100। क्षेत्रफल अगर कह रहा तो क्षेत्रफल में कितनी बार परिवर्तन होगा? 2 बार होगा। तो 2 बार होगा तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा कर देंगे 110/100, फिर कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। तो 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121/100। हमारा परसेंट कितना माना था? 100, लेकिन हो कितना गया? 121। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21%। हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा? 21%। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 20% अगर कहता तो 120% हो जाता, 30 कहता तो 130, 15 कहता तो 115। बात क्लियर होगी? नोट कर लो, इसे भी आ जाएगा ना। तो अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 10 नंबर। समझ में आ रहा है ना?
जैसे एक प्रश्न दिए है A/B बराबर 5/8, B/C बराबर 11/13। यदि A बराबर 110 तो C का मान ज्ञात करो। ये आपको प्रश्न दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि A/B बराबर दिए है 5/8 और फिर उसके बाद B/C दिए है 11/13। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब A बराबर 110 है, तो इसका मतलब A बराबर 110 है, तो A बराबर 110 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम A की जगह 110 लिख सकते हैं, मतलब 5 की वैल्यू ही तो दिए है। तो 5 बराबर 110, तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 22 पंचे, मतलब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। बी बराबर कितना आ गया, 176। लेकिन यहाँ बी का रेशियो कितना दिए है, 11, तो क्या मैं इसके बराबर 176 लिख सकता हूँ, क्योंकि बी सेम है। तो अगर हम देखें तो 11 एक कम 11 हो जाएगा और बचे हैं कितने 6, तो 11 छक्का 66, तो इसका मतलब 13, तो यहाँ 16 48 हो जाएगा और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 208। तो हमसे सी का मान पूछा था, तो सी का मान कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न 10 थे, जो इनसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, उनको नहीं जो सिर्फ ख्वाबों में ही वर्दी का जुनून रखते हैं। ठीक, तो उनको नहीं जो ख्वाबों में वर्दी का जुनून रखते हैं। तो ख्वाबों को सत्य करने के लिए मैदान में तो आना पड़ेगा, ख्वाबों को सत्य करने के लिए मैदान में तो आना पड़ेगा। और अगर इस बार रेस निकाली है तो मेहनत इतनी जोरों से करो कि पेपर इस बार भी निकल जाए और आपकी वर्दी का सपना पूरा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।